और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत भयानक। अपनी जिंदगी में मैं उस फेज में कभी नहीं गया था। सुसाइडल हो चुका था मैं। सुसाइडल? मतलब अपनी जान लेने की कोशिश करना कि अब मुझे जीना नहीं है। अब वहाँ पे 4 महीने के लिए मैंने वार्ड बॉय की नौकरी की थी। अच्छा। जिसमें जो सीनियर थे, जो सर थे, उनके लिए चाय लाना, उनका टेबल पोंछना, मॉनिटर पोंछना, ये सब काम करना पड़ता था। है कि जो युवा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो कैसे स्टेशन मास्टर बने या अच्छे पद पे जाएं? एक बहुत ही अच्छा गुरु मंत्र मेरे एक भाई हैं, उन्होंने दिया था मुझे। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी जीवन में 3 पक्ष होते हैं, 3 टाइमिंग होती है। पहला, जब आपका एग्जाम में कोई रिजल्ट ना आ रहा हो। दूसरा, जब आपका रिजल्ट आ रहा हो लेकिन मेरिट नहीं बन रहा हो। और तीसरा, जब आपका मेरिट बनता है। तो ये 3 पक्ष जो है, आपको इस तीनों से गुजरना होगा। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी अब वो उम्र नहीं है, वो एनर्जी नहीं होगी तुम्हारे अंदर कि तुम तैयारी कर लो। मतलब तुम्हारे अंदर अब वो पोटेंशियल नहीं है। वहाँ रोड पे मैंने कैनोपी भी लगाया है, जो पॉम्पलेट्स बांटे जाते हैं। अच्छा। वो काम भी मैंने किया मई महीने में, उतना गर्मी में? उतनी गर्मी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए, हमारे साथ हैं पुष्कर पुनीत जी, जिनका के सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर पद के बहुत बहुत लिए। धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। बहुत सुना है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है। बहुत ज्यादा। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल है उन कठिनाइयों से ओवरकम होके और किसी पद को प्राप्त करना। आपने जैसे बताया था इससे पहले कि आप वार्ड बॉय के रूप में काम किए, फिर खुद से टीचर बने, मतलब सेल्फ स्टडी भी की और बच्चे को पढ़ाया भी। कुछ दिन पटना में रह के पढ़ाने के बाद खुद पढ़े, यही सब है। ये कुछ ऐसा था कि लगभग 2010 की बात है। मैं दिल्ली में सीवन जनकपुरी में एक हॉस्पिटल है, माता चानन देवी हॉस्पिटल। वहाँ पे 4 महीने के लिए मैंने वार्ड बॉय की नौकरी की थी। अच्छा। जिसमें जो सीनियर थे, जो सर थे, उनके लिए चाय लाना, उनका टेबल पोंछना, मॉनिटर पोंछना, ये सब काम करना पड़ता था। उसके बाद मैं जब आया हूँ पटना में, तो वहाँ मैंने काउंसलर का काम किया है, एडमिशन काउंसलर का काम किया है। इवन वहाँ रोड पे मैंने कैनोपी भी लगाया है, जो पॉम्पलेट्स बांटे जाते हैं। अच्छा। वो काम भी मैंने किया मई महीने में, उतना गर्मी में? उतनी गर्मी में। और मैंने काम किया है वहाँ पे भिखना मोर पहाड़ी के पास। बिकना पहाड़ी? हाँ। उसके बाद फिर मैं अपने ननिहाल आया हूँ, तो वहाँ मैंने कोचिंग खोला है इंग्लिश जोन करके, स्पोकन इंग्लिश के लिए। वहाँ पर 6 महीने का फीस 500 रुपया हुआ करता था। अगर कोई विद्यार्थी गरीब है या उसका वो भी पैसा देने की क्षमता ना हो, तो उनको फ्री कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं जिनसे मैंने पैसा लिया नहीं है। अच्छा, मतलब एज ए चैरिटी कहिए क्या, जो गरीब विद्यार्थी उसको बस फ्री में पढ़ाने के लिए? वो ऐसा था कि जो अभाव मैंने देखा है या पैसे की कमी की वजह से जो विद्यार्थी समस्या झेलता है, वो ना हो पाया। मेरे से जितना हो मैं उनके लिए कर लूँ। तो पहले आपसे ही शुरू करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए पुष्कर जी। मतलब कहाँ से आप हैं, कैसे पढ़ाई किए? मैं बहुत ही मतलब निम्न वर्गीय क्लास से हूँ, और मेरा परिवार जो है बहुत सामान्य है, और हमारे पास पैसे की उतनी पर्याप्तता नहीं थी पढ़ाई के लिए। और यही कारण है कि मैं किसी भी कोचिंग से नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे का अभाव था। फीस या देने के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं। और उसी में मैंने एक सामान्य जो बिहारी पृष्ठभूमि है, उसमें जो सामान्य बिहार बोर्ड से पढ़ाई होती है वो मैंने की है। ग्रेजुएशन भी सामान्य है, मास्टर डिग्री भी मैंने ली है इकोनॉमिक्स से। लेकिन एक सब सामान्य है एकदम, जो नॉर्मल जो आपका मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ से। कोई विशेष पढ़ाई मेरी नहीं है। अच्छा, आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने जर्नी के बारे में बताइए कि जो युवा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो कैसे स्टेशन मास्टर बने या अच्छे पद पे जाएं? एक बहुत ही अच्छा गुरु मंत्र मेरे एक भाई हैं, उन्होंने दिया था मुझे। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी जीवन में 3 पक्ष होते हैं, 3 टाइमिंग होती है। पहला, जब आपका एग्जाम में कोई रिजल्ट ना आ रहा हो। दूसरा, जब आपका रिजल्ट आ रहा हो लेकिन मेरिट नहीं बन रहा हो। और तीसरा, जब आपका मेरिट बनता है। तो ये 3 पक्ष जो है, आपको इस तीनों से गुजरना होगा। जनरली विद्यार्थी क्या होता है, दूसरे पक्ष में आके पढ़ाई छोड़ देता है। मतलब रिजल्ट हो रहा है लेकिन मेरिट नहीं बन रहा है, तो वहां पे वो पढ़ाई छोड़ देता है। इसी कारण नौकरी नहीं होती। अगर आप वहां पे सरवाइव कर गए तो आपकी नौकरी 100% हो जाएगी। अच्छा, मतलब आपका फाइनल क्या था दौर की, ये एनटीपीसी स्टेशन मास्टर बनना ही था या कुछ और भी था? नहीं,
जैसा कि मैंने कहा, मैं एक सामान्य विद्यार्थी था, तो मेरा बस यही था कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छा, चाहे जो मिले, सरकारी नौकरी चाहिए, बस नौकरी पाना ही होता है। बिल्कुल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे यही बनना है, ऐसा नहीं। बिहार में जानते हैं वैकेंसी की या भारत में क्या स्थिति है, तो आप चुनने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो सिर्फ यही था कि सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब नॉर्मली अच्छा सिर्फ नौकरी पाले और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ये मैं मतलब ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा मैं, बस नौकरी चाहिए थी। अच्छा, मतलब कहता है कि अगर दूसरे के लिए एग्जाम्पल ना बने तो जिंदगी जीने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना था, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात रही कि जिस समय मैं मर रहा हूँ, आखिरी सांस मेरा चल रहा हो, तो उस समय ये रहना चाहिए कि पाया, हारा नहीं। चाहे पूरी उम्र निकल जाए, उम्र का आखिरी दिन भी मैंने दिया है जनरल कंपटीशन में। आज जब मुझे नौकरी लगी है, जनरल कंपटीशन के लिए जो उम्र होती है वो मेरी खत्म हो चुकी है। मैं 32 साल पार कर चुका हूँ। मैंने पूरा टाइम दे दिया, क्योंकि जब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, तो उस वक्त मेरे अंदर अफसोस नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग को पहले बताना चाहेंगे कि ये इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं JRTI से, इनका ट्रेनिंग अभी चल रहा है। कुछ दिन पहले ही, एक आध महीना पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है। तो देखते नॉर्मली होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी होने के बाद दोस्त बदल जाते हैं। अब तो आप इतने बड़े पद पे आ गए हैं, आपके नीचे बहुत से स्टाफ काम करेंगे, आप रेलवे के योगदान में हैं, तो आप दोस्त लोग का क्या है आपके प्रति? मेरे दोस्त अभी भी वैसे ही हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्तों ने जब मुझे कॉल किया है, तो मैंने हमेशा उनको कहा कि जैसे मेरे से पहले थे, मेरे साथ वैसे ही रहो। स्पेशल ट्रीटमेंट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको जब पद मिले तो उसके साथ आपका विनम्र होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जैसा हमको लगता है कि जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे कभी कॉल किए, हम टाइम नहीं रहने के कारण नहीं उठा पाए, तो उनको लगता है कि नौकरी हो गया, फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर वो दोस्त कैसे दोस्त है तो वो समझ जाएंगे कि वो मुझे याद करेगा। टाइमिंग अलग हो सकती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मुझे मेरी बात साल में एक बार होती है, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार है। आजकल तो बोला जाता है कि नौकरी मिलना आसान है, सॉरी भगवान मिलना आसान है, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं है। ये सही है। जब सबसे पहली बात है कि आपको जब आप तैयारी करते हैं तो हर एक तरह के लोग मिलते हैं। मेरा एक मित्र हुआ करता था, उससे मैंने पूछा था, तो उसने कहा कि यही लाइन कि भगवान मिल जाएंगे, नौकरी मिलना मुश्किल है। एक और सज्जन थे, वो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी उम्र नहीं है। आज से 6 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। मतलब उस टाइम आप 26 के हों। बिल्कुल। और मेरे मित्र थे वो, मेरी वाइफ मेरे सामने थी, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी अब वो उम्र नहीं है, वो एनर्जी नहीं होगी तुम्हारे अंदर कि तुम तैयारी कर लो। मतलब तुम्हारे अंदर अब वो पोटेंशियल नहीं है। एक नया लड़का जो तैयारी करता है वो तुम्हारे अंदर है नहीं, सो अब नहीं हो पाएगा। 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। नौकरी लगने के बाद उनका क्या था? उनके संपर्क में मैं हूँ नहीं। देखिए, मेरा क्या है कि जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा है या आपको अपमानित किया है, अच्छे वक्त में उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ये अपने वाइफ के बारे में बताएं। मतलब इनका शादी हो चुका है? बिल्कुल। वो कब हुआ था? मेरी शादी हुई 2015 में। अच्छा, 15 मतलब बहुत दिन पहले। जी। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था एनटीपीसी के लिए ना? बिल्कुल। इससे पहले आप दरोगा का भी 2 एग्जाम दे चुके हैं। जी। दरोगा में क्या हुआ था? 24 से 46 वाली बहाली थी बिहार में, और उसमें मैंने पीडी क्लियर किया था, मेंस क्लियर किया था, और फिजिकल में मैं 8 सेकंड से छटा था 25 मार्च को। और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत भयानक। अपनी जिंदगी में मैं उस फेज में कभी नहीं गया था। सुसाइडल हो चुका था मैं। सुसाइडल मतलब अपनी जान देने की कोशिश करना कि अब मुझे जीना नहीं है, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, अब बस मर जाना है। मतलब आप हार चुके थे, आप कह सकते हैं। फिर उस टाइम कौन बना था आपका सहारा? मेरी वाइफ। आज मैं जो भी हूँ उसके कारण। मतलब गलत नहीं बोला जाता है कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक है महिला का हाथ था। मेरे मामले में एकदम सही है कि मुझे शादी के बाद भी पढ़ने का टाइम दिया गया, और मुझे सपोर्ट मेरी पत्नी ने दिया है। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उसके कारण। मतलब हर कदम पे वो आपका साथ रहे, चाहे दुख का। अभी तक तो दुख का एक साथ था एक तरह से। वो रोई है मेरे साथ, जब मैं रोया हूँ वो रोई है, मेरे साथ रोते रही है। और फिर उसने कहा है एक बार और करते हैं ना, कोशिश करते हैं, आपका नौकरी हो जाएगा, बस पढ़ते रहिए। अब तो खुशी का माहौल होगा दोनों साथ। बिल्कुल। अब मेरी सफलता उसकी सफलता है।
एनटीपीसी में भी आपका दूसरा अटेम्प्ट था ना? हाँ, 2016 में जब बहाली आई थी उसमें मैंने दिया था, और पीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। पीटी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया? हाँ, उस समय मैंने इलाहाबाद बोर्ड भरा था और उसका कटअप चला गया था बहुत हाई, तो 74 नंबर के आसपास मेरा था, लेकिन 1 नंबर से मैं रह गया था। अच्छा, जो तैयारी करते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि एग्जाम मतलब कैसे तैयारी किया जाए। जैसे एनटीपीसी का है कि पीटी का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, फिर साइको, इस तरह से मतलब क्या वो पहले पीटी का एग्जाम की तैयारी करे कि फिर मेंस का, फिर साइको का, किस तरह से तैयारी करे जो वो भी सक्सेस हो, वो भी बिहार दरोगा चाहे स्टेशन मास्टर बन जाए? ठीक है, 2 बात है यहाँ पर। पहला, सिलेबस की जानकारी। बहुत बार हम ये बात इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। हाँ। अब एनटीपीसी के एग्जाम में आप बीपीएससी का कंटेंट लेके नहीं बैठ सकते। नहीं। दूसरी बात, कोचिंग में डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये कोचिंग एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर कोई गरीब विद्यार्थी है और वो कोचिंग का पैसा नहीं दे सकता, इसका ये मतलब एकदम नहीं है कि उसकी नौकरी नहीं होगी। आप मोबाइल का जमाना है, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। बस अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी जिद। अच्छा, जैसा कि आप बोले थे कि आप कभी कोचिंग नहीं गए, जी, सब दिन सेल्फ स्टडी करता है। कोई कोचिंग ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं किसी कोचिंग में कोर्स फी की जानकारी लेने भी गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं 5,000 रुपया भी नहीं दे सकता, तो मैं इंक्वायरी करने तक नहीं गया किसी कोचिंग में। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखें कि अगर पैसा नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अवसर जो है वो सिर्फ पैसे वालों को मिले ऐसा नहीं है। सफलता पैसे की मुहताज नहीं है। मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल, राजा वो बनेगा जो मेहनत करेगा। सही बात है। तो अपने तैयारी के दिनों में 2-3 साल पहले की बात होगी, तो फिर से तो तैयारी भी नहीं होगी, तो आपका डेली का शेड्यूल क्या था? मतलब कैसे जगना था, फिर पढ़ना, किस स्तर पे डेली पढ़ाई करते थे? मैंने 16 घंटे भी पढ़ाई की है, लगातार 16 घंटे पानी पी पी के मैं पढ़ता रहा हूँ। और ऐसा होता था कि अगर मैं सो रहा हूँ और थोड़ा भी नींद टूटा तो मैं उठ जाता था डर के। अब मतलब आत्मा गवाह देती है, तुम सो रहा है, उठो, चलो पढ़ने चलो। मतलब 2 बजे रात में, 4 बजे रात में पागलों की तरह पढ़ते रहना। 1 भी सेकंड मैंने बर्बाद नहीं किया है। इवन दरोगा के टाइम में मैं फील्ड में दौड़ के आता था और उसके बाद ही पढ़ता था, लगातार पढ़ाई। मतलब ध्यान ही नहीं रखना कि कितना पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप बस अपने किताब के साथ लगे रहे। मेरे सर भी बोलते थे कि जब मौका मिले तब पढ़ो, ये मत देखो कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा, मतलब टाइम मिले कि पढ़ना शुरू। पढ़ाई सुनियोजित होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई का समय निश्चित करके पढ़ना ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि आपको जो समय जब मिलता है, कई बार परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी तो आपके समय में आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है। सही बात है कि अच्छा, जैसे इसका सिलेबस है, जैसे एनटीपीसी का मैथ का अलग है, फिर रीजनिंग का अलग है, तो इसमें कौन सा बुक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि किताबों की संख्या कम होनी चाहिए। आप मैथ का 4-5 किताब ले आए, जीके जीएस का 10 किताब ले आए, ये नहीं होना चाहिए। आप सीमित किताब रखिए। मैंने जो 2010 में आर.एस. अग्रवाल की किताब ली है, आज तक उसी से पढ़ाई करता रहा। मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। उसी बुक को मैंने पढ़ा है। मैंने प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा मारा है। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बहुत सारी किताबें ली, लेकिन जो बेसिक बुक है उसको मैंने नहीं बदला, कभी नहीं बदला। हमेशा मैंने प्रैक्टिस सेट पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट हुआ, जितना पब्लिकेशन हुआ, मैंने सब बनाया है। लेकिन जो आधारभूत किताबें हैं उनकी संख्या आप मत बढ़ाइए। आप किताबों को निश्चित रखिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट पे आपको जितना टाइम देना है, जितना पढ़ना पड़े। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हर स्टूडेंट को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे दरोगा हो, सचिवालय भी कर सकते हैं, मतलब डेली 1 या 2 बनाना चाहिए। हाँ, कम से कम आप 1 सुबह और 1 शाम बना लीजिए, और वो मजा आता है, बनाएंगे अच्छा लगेगा। जैसे बोला जाता है, आप तो शुरू में ही बोल दिए कि आप तो सब दिन गांव से ही पढ़ाई की। नॉर्मली बोलता है कि शहर जाके ही तैयारी हो सकती है, ये तो गलत है। मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मेरा ये कहना है कि ये बात कहना मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना है। अच्छा, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। आपको पढ़ने के लिए कोचिंग चाहिए, आपको पढ़ने के लिए शहर चाहिए, आपको पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए। और मैंने अपने पढ़ाई में इन तीनों चीजों का उपयोग नहीं किया था। पिछले 3 साल से मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मेरी ज्वाइनिंग हुई है तब मैंने नंबर यूज किया। अच्छा, फिर तब तक फोन बंद नहीं था? मेरा नंबर किसी के पास नहीं था, मेरा फोन ही नहीं यूज कर रहा था।
किसी के पास मेरे से बात करने के लिए कोई माध्यम नहीं था। सिर्फ आप अपनी वाइफ के साथ रहते थे और पढ़ाई करते थे? बिल्कुल, मैंने अपने आप को पैक कर लिया था। आइसोलेशन जो कहते हैं, जो कोरोना पीरियड में हुआ, तो वो आइसोलेशन था। मैं किसी के संपर्क में नहीं था, मेरे किसी भी रिश्तेदार के और किसी भी दोस्त के संपर्क में मैं नहीं था। मैं पूरी तरह से अंदर पैक था रूम में। अच्छा, अभी तक आप यहाँ आने तक कौन कौन सा नौकरी कर चुके हैं? जैसे एक तो बोले आप वार्ड बॉय का कर चुके हैं। अभी इससे यहाँ तक आने से पहले मैंने वार्ड बॉय की नौकरी की है दिल्ली में। उसके अलावा एडमिशन काउंसलर की नौकरी की है पटना में, जो कि जानकारी देते हैं ट्यूशन के एडमिशन के बारे में। कॉलेज बताते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, उसके बारे में। वहीं पर मैंने आपको पॉम्पलेट भी बांटा है पटना में ही। मुजफ्फरपुर में आस्था कोचिंग है, आपको वहां पर मैंने कोचिंग पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने आपको मुजफ्फरपुर में ही अगोरिया चौक में आपको स्वर्ण इंडिया है, वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो मैंने किए हैं। लास्ट में मैंने कोचिंग खोला है, कोचिंग मैंने 3 साल चलाया है। कोचिंग बंद होने के बाद फिर मैंने MR का काम किया है हाजीपुर में, और लगभग 1.5 साल तक मैंने MR का काम किया है। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि प्राइवेट जॉब में मैं अपनी जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं है। तो मैंने MR का काम जब छोड़ा है, उस समय मेरी सैलरी 30,000 रुपया थी। आप लास्टली छोड़े हैं हमारा, कब छोड़े उन्हें? 2019 में मैंने लॉकडाउन लगने से पहले MR का काम छोड़ा है। अच्छा, मतलब छोटा छोटा काम करते रहे, बस फोकस था कि हमको नौकरी पाना है। हाँ, पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी। मेरा पूरा ये जो नौकरी पाने का जो जर्नी है वो 11 साल का है। 2011 से मैंने तैयारी चालू की है, 2022 में जाके मुझे नौकरी मिली है। इस 11 साल में जो मैंने नहीं छोड़ा है वो अपना कंटिन्यूटी, पढ़ाई करते रहा मैं। मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं कि एज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल एक ना एक दिन जरूर होगा। आप अगर एकदम आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, आप सीरियस है, तो कहते हैं ना कि मतलब चाबी का जो गुच्छा है, आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। ये सच है। महात्मा बुद्ध को भी 6 साल में ज्ञान प्राप्त हो गया था। कुछ भी सरल नहीं है। सरकारी नौकरी आपको कभी भी ये गारंटी नहीं देती है कि 3 साल का क्रैश कोर्स है, कर लो तुमको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं। कभी एग्जाम का पैटर्न है, कभी फॉर्म आ रहा है, कभी फॉर्म नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो कम होने लगी है। एग्जाम का पैटर्न पिछले NTPC से इस NTPC का पैटर्न आप देख लीजिए मैच करके, काफी कुछ बदल चुका है। सही बात है। तो जैसे देखिए आजकल के युवा क्या करते हैं, तैयारी जब शुरू करते हैं तो फोन तो रहता ही है उनके पास। बिल्कुल, फोन रहता है तो महिला मित्र भी बना लेते हैं। इस पे आपका क्या विचार है कि तैयारी करते करते गर्लफ्रेंड वगैरह भी साथ साथ रखा जाए कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया जाए? इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। सख्त इस वजह से कि जो लड़के फोन पे या गर्लफ्रेंड को टाइम दे रहे हैं, ये निब्बा निब्बी वाली जो हरकत कर रहे हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है। आपका समय आपकी प्राथमिकता से निश्चित होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप इन चीजों पे समय दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को लेके आप गंभीर हैं ही नहीं। आप बस रेस्टोरेंट जाइए, आप ये सब काम कीजिए, नहीं तो कम से कम आप अपने आप को महिला मित्र और फोन से दूर रखिए, क्योंकि ये दोनों चीज जो है ना वो आपको बर्बाद कर देंगे और लास्ट में आपका कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, आप बर्बाद होंगे, ये निश्चित है। मतलब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सरकारी नौकरी का रुतबा आप जानते हैं। सही बात। आप जिन लोगों के पीछे लगे हैं, आपकी नौकरी होगी, उनसे बेहतर विकल्प आपके सामने रहेंगे। अगर किसी को आपके समय की कदर नहीं है तो फिर उस चीज से दूरी बनाना ज्यादा बेहतर है। मतलब लास्टली जाते जाते आप बता दीजिए स्टूडेंट को कि मतलब तैयारी करते करते आदमी थक जाता है। एक तरह से कहिएगा कि जैसे 3 साल 4 साल तैयारी करता है, फिर एक फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि समय बीतता जा रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि PT भी नहीं निकल रहा है। लेकिन बोला जाता है कि एक जब लेवल का तैयारी हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हो जाता है। तो उस पर भी आप लास्टली स्टूडेंट को बोल दीजिए कि किस वे में पढ़ाई करेगी। देखिए 2-3 चीज मैं आपको बता दूं। पहली बात कि मेरा ये 11 साल का सफर है। इस 11 साल में मैं कई बार रोया हूँ, कई बार फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, मैं पागलों की तरह मेरी स्थिति हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा भी हुआ है कि मैं रोया हूँ, आंसू पोछे हैं और मैं किताब लेके बैठा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको हमेशा सबसे ज्यादा खुद पे विश्वास रखना है। इनिशियली क्या होगा, जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपके सारे रिश्तेदार आपको अप्रिशिएट करेंगे कि तुमसे हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल बाद ये सारे लोग आपको अकेला छोड़ देंगे।
आपको गालियां मिलेगी, आपको अपना अपमानित होना पड़ेगा और आपको ये बार बार बोला जाएगा कि तुम कोचिंग खोल लो, तुम प्राइवेट जॉब कर लो, तुमसे नहीं होने वाला है। तो एक लौटा इंसान जो आप पर भरोसा करेगा वो आप खुद हैं। जिस दिन आप हारेंगे उसी दिन आप इस तरह से बाहर होंगे, नहीं तो आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, आपको नौकरी मिलेगी और निश्चित मिलेगी, कोई नहीं रोकेगा आपको। मतलब लगे रहिए, कंटिन्यू, आप लोग का भी होगा। इसी तरह पुष्कर जी आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। अरे नहीं, आपका बराबर है, आपका बराबर। नहीं, बस मेरा ये उद्देश्य है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन सा बुक पढ़े, बस यही सब उनको जानकारी देना है। नहीं, ये माध्यम बन के अगर मेरे से किसी को कुछ सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एज ए लाइफ के रूप में आपका लाइफ बहुत स्ट्रगल पूर्ण रहा है। आप बोल दिए कि सुसाइड करने के नौबत आ चुकी थी कि कम ही स्टूडेंट ऐसा कर, मतलब तैयारी तो करते छोड़ देते हैं लोग, आपने छोड़ा नहीं, कंटिन्यू लगे रहे, फिर आप इस मुकाम तक आए। चलिए, इसके लिए बहुत थैंक यू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।